इतिहास का भाग 2 लेकर के आए हैं जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास आपको यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से संबंधित जो प्रमुख क्वेश्चन बन सकते थे उन प्रश्नों को यहाँ पर लेकर के आए गए हैं। कुल प्रश्न 20 हैं और आप देखते हैं कितने प्रश्नों को कर पाते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस हो या फिर उत्तर प्रदेश में जो पीईटी एग्जाम होने वाला है उन सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जो था बैटल ऑफ प्लेसी से लेकर 1757 का जो बैटल ऑफ प्लेसी था उससे लेकर के आगे तक के जितने भी वॉर हुए हैं या फिर जो भी संधियां हुई हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई हैं उन सभी का यहाँ से शुरुआत होती है 1757 से और आगे चलता है 1947 इंडिया के फ्रीडम होने तक का। तो ये सारा सीक्वेंस वाइज सारे प्रश्न यहाँ पर हम लेकर के आएंगे आधुनिक भारत के इतिहास के इस सीरीज में और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप जरूर इन्हें रिमाइंडर करेंगे और चीजों को काफी अच्छा प्यार और लाइक जरूर करेंगे वीडियोस को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन को। नमस्कार, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक पेज के साथ साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अपनी वीडियो की पीडीएफ और जो भी लिंक होता है वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा और इस तरीके से आपको सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया, सम्मिलित करना है यहाँ पर प्लेसी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लेसी 1797 में होता। मैंने डेट ऑलरेडी मेंशन करके रखी है ताकि देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि अगर इस तरह के प्रश्न आप कर लेते हो तो आपको एक तो डेट याद हो जाएगा क्योंकि डेट भी पूछा जाता है ना। तो इनको आप ध्यान रखिए। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, बंगाल का युद्ध 1770 में हुआ था। तो इन सभी को मेजर करना है कि किसके टाइम पीरियड में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पे। तो देखो प्लेसी ऑफ युद्ध हुआ था, प्लेसी का जो युद्ध हुआ था उसमें रॉबर्ट क्लाइव भी था। बक्सर के युद्ध के टाइम पे बेंसी टॉड थे और यहाँ पर बंगाल का जब युद्ध हुआ था तो कर्टियर थे। तो कुल मिलाकर के ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्लेसी का लड़ाई जो 1757 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो देखो अगर आप मैच आउट द फॉलोइंग पहला वाला प्रश्न किए थे तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसे भी इजिली कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव तो उसने ही इस सेना का नेतृत्व किया था पहली बार और काफी जीत हासिल की थी उसने। यहाँ पर सिराजुद्दौला को उसने हराया था और यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक तरीके से दखल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। आपको ये डेट याद रखना है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो बक्सर के युद्ध में किसने किया था तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बक्सर के युद्ध में जो था वो किसने किया था यहाँ पर, तो वो था हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये आपको आंसर सही हो जाएगा, हेक्टर मुनरो यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बंगाल का द्वैध शासन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वैध शासन हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे पेन की प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये वैध नहीं बल्कि द्वैध शासन होगा। ठीक है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था, है ना। तो द्वैध शासन बंगाल में देखो 1757 की बात करें तो वहां पर बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था, प्लेसी का युद्ध था। 1760 के बाद 64 में वहां पे बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में और ये जो संधि हुई थी उसी समय से द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी और ये 1772 तक चला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अपने साथ साथ में कर रहे होंगे और आप अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको करिए और देखते हैं कितने स्कोर आप 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आप गेन कर पाते हो यहाँ पर। ठीक है, और जो भी आप स्कोर करोगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना और अगर किसी तरह का और भी आपकी क्वेरी होगी, कोई डिमांड होगा तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1758 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, है ना, प्रस्तावक सहायक संधि। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस यानी कि प्रस्तावक सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि किसने शुरुआत की थी और कब की गई थी। तो 1798 में इसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो इसको सबसे पहले स्वीकार करने वाला भारतीय शासक कौन था, है ना। तो इसको सबसे पहले स्वीकार करने वाला जो भारतीय शासक था वो हैदराबाद का निजाम था।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, है ना। वायसराय देखो शुरुआत 1757 में हुई थी। बंगाल का जो युद्ध हुआ था वहां पर, और प्लेसी का जो युद्ध हुआ था जिसकी वजह से बंगाल के ऊपर यहाँ पर कैनिंग का जो था वो आधिपत्य हो गया था, और इस तरीके से भारत का जो प्रथम वायसराय बना था वो लॉर्ड कैनिंग ही बना था। ठीक है, इससे रिलेटेड जो वीडियोज मैंने एक बनाई हुई है ऑलरेडी, जीके का डोज एक हर रोज, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देखिए। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि प्रथम वायसराय, बंगाल का प्रथम वायसराय कौन था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इंडिया का कौन कौन, देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम वायसराय कौन था, आखिरी वायसराय कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के सभी प्रश्नों को मैंने करा रखा है ऑलरेडी, जीके कटोज एक हर रोज में लिंक यहाँ पे दिया है, उनको आप जाकर देखिए और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, है ना। टीपू सुल्तान की जितनी भी संधियां हुई हैं उन सभी से पूछे जाते हैं प्रश्न, और इसके अलावा हैदर अली जो इसका फादर था उसने भी वहां पे वॉर हुआ था अंग्रेजों के साथ, तो उन दोनों से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टीपू सुल्तान जो है वो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि की थी। तो तीसरा जो कि उसका आखिरी युद्ध था, यहाँ पर उसकी जान चली गई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पर हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य हड़प नीति यानी कि जब्ती सिद्धांत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि काफी ही प्रमुख एक तरीके की नीति थी, और इस नीति का अंजाम काफी बुरा हुआ था। किसके द्वारा लागू की गई थी, तो देखिए इसको लागू करने वाला जो था वो डलहौजी था, है ना। डलहौजी ने 1857 में इसको लागू किया था, और इसी चीज को लागू करने के बाद यहाँ पर बैटल, जो इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम फाइट हुआ था 1857 का जो युद्ध हुआ था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके से युद्ध छिड़ गया था, और एक तरीके से ये पूरा का पूरा माहौल चेंज करने वाला युद्ध था, और इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि बार बार पूछा जाता है। और इसका मतलब ये था कि अगर कोई राजा है, ठीक है, और अगर उसकी कोई संतान नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी कोई भी नहीं बन सकता था, और वो राज्य जो था वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाती थी। ठीक है, और इस तरीके से नीति बनाई गई थी। उसमें एक चीज ये भी था कि राजा किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था अगर वो उसका खुद का बेटा नहीं है। तो ऐसे में अंग्रेज क्या करते थे कि जिसका खुद का बेटा होता था उसे या तो मरवा देते थे, या फिर किसी भी तरह का राजा को ही मरवा दिया जाता था कि वो अपना उत्तराधिकारी ही ना बना पाए, और ऐसे में राज्य जो था वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। ठीक है, तो फारसी में जफरनामा किसने लिखा था, ये आपको आंसर करना है। गुरु हरिराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु हरगोविंद और गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर फारसी को जो है जाफरनामा जो था उन्होंने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, है ना। डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डाक व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, और हैं भी, और इतने इंपॉर्टेंट है अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पे ऐसे वीडियोस जो आगे आते रहें और आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। इसलिए अभी कभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल दबा नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी बता रखी है, टेलीग्राम से मिल जाया करेगा, तो आपको फर्दर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सभी विषयों से करा रहा हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर इतिहास, भूगोल और पॉलिटी से भी क्वेश्चन करा रहा हूं। तो सारे विषयों को मैंने कंपाइल किया है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के भी ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं बहुत सारे, आगे भी ये होते रहेंगे। तो जीके का एक पूरा सेट जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, खासकर रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर ये सारा चीज जो है ना आपका तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगी, और आप इसे समझेंगे तो लाइक जरूर कर देंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न में, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, है ना। तो गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले कौन से गुरु थे, आपको उसका आंसर करना है।
तो यहाँ पर आपको आंसर आपको अपने साथ में आप आंसर करते जाइए ताकि आप भी अपने आप को चेकआउट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जो है सिख गुरु जो गुरु नानक थे उनकी जीवनी लिखी थी गुरु अर्जुन देव जी ने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ है ना, खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? देखिए खालसा पंथ जो आपने सुना होगा, सिख अगर कभी आप गुरुद्वारे में गए होंगे या सिखों को कभी ऐसा बोलते हुए देखा होगा कि वाहे गुरु जी खालसा वाहे गुरु जी फतेह। तो ये जो खालसा पंथ था इसकी शुरुआत जो थी वो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था, प्लेसी का युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और इसके खिलाफ था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने एक चालाकी चली थी, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, उसको अपने साथ मिला लिया था और उसको लालच दिया था कि अगर वो युद्ध जीतता है तो वो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देगा। और इस लालच में आकर वो उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और इस तरीके से सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है। तो फूट डालो और राज करो की नीति जो थी वो अंग्रेजों की पहले से ही थी और इस तरीके से लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, है ना। तो किसने किया था? तो हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसने किसने किया था, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो एक नंबर जो है वो तीनों ऑप्शन में है और दो को देखें तो दो तो चारों में है, तो यानी कि दूसरा तो सब में होगा। अवध का नवाब तो करेक्ट आंसर हो ही गया ऑलरेडी, ठीक है। बाकी एक हो सकता है यानी कि हैदराबाद का निजाम भी हो सकता है। फाइनली चार जो ऑप्शन है एक ही में है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो एक में हो आंसर सही नहीं होगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का नवाब जो था वो युद्ध में हारा था, उसने सहायक संधि जो थी उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ये था मैसूर का राजा जिसने हस्ताक्षर किया था। सहायक संधि क्या थी आपको पता है? सहायक संधि ये थी कि जो भी अंग्रेज जो शासक हुआ करता था वो यहाँ पर जाता था राजा के पास और वो बोलता था कि हम आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं आज से, ठीक है। उनका एक नेगोशिएशन होता था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोलती थी कि आपकी जो भी सिक्योरिटी होगी आपके अपने पड़ोसी राज्य से या फिर हमारे से, खुद अंग्रेजों से आपकी सिक्योरिटी करने का जिम्मेदारी हमारी होगी, दूसरे राजाओं से सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आपके देश पे किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसके लिए युद्ध करेंगे। तो इस तरीके से राजा जो था वो उसको लगता था कि वाह क्या बढ़िया मतलब एक तरीके से प्रपोजल है जिसमें हमें खुद सैन्य खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आराम से जिंदगी कटेगी, खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे, बाकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होगी वो अंग्रेजों की होगी। ऐसे में जो राजा लोग होते थे काफी निश्चिंत हो जाते थे और अपनी सेना को खत्म कर देते थे। सेना के पास पावर नहीं होती थी, उनका एम्युनिशन जो था वो सब कुछ खत्म हो जाता था और इस तरीके से ब्रिटिश आर्मी जो थी वो पूरे टेरिटरी में फैल जाती थी और फाइनली राजा को हड़प लिया जाता था, राजा को एक तरीके से बिना पावर का कर दिया जाता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बोलती थी वो राजा को करना पड़ता था। तो इस तरीके से सहायक संधि भी एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की विस्तार की नीति थी जिसमें उसने काफी राज्यों को अपने साथ मिला लिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही क्रम बताना है। देखो सिख गुरुओं के क्रम से संबंधित मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ट्रिक की वीडियो है मेरी जिसमें मैं आपको बताया हूं कि एक ट्रिक है जिसमें आप किस तरीके से लर्न कर सकते हो। तो देखो ट्रिक क्या होता है ना, ट्रिक है कि गुरु का नाम अमर है राम जैसा आज भी, ठीक है। गुरु का नाम भी मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि आपको मैंने ये ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वहां पे जाके देखिएगा। वहां मैंने बताया कि गुरु का नाम अमर है राम जैसा आज भी, हर GRK TG, ठीक है। ये कुल 10 सिख गुरुओं के से संबंधित एक क्रम में ये शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप याद करेंगे। अब गुरु का नाम अमर है राम जैसा आज भी, तो गुरु यानी गुरु नानक पहले होंगे, ठीक है। गुरु का नाम अमर है, उसके बाद अमर दास जी आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंगदेव लिख दिया, ये तो सही नहीं हो सकता। नानक जी यहाँ पर है, गुरु का नाम अमर है राम जैसा, तो अमरदास पहले आना चाहिए, रामदास जी बाद में जाना चाहिए, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। तेग बहादुर आखिरी गुरु थे, ये भी सही नहीं होगा। तो फाइनली ये आंसर सही होना चाहिए, गुरु का नाम अमर है, अमरदास अमर है राम जैसा आज भी, ठीक है। तो अमरदास, रामदास, अर्जुन जी और तेग बहादुर आखिरी गुरु थे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सुगौली की संधि 1816 में किन के बीच हुई थी? सुगौली की संधि भी एक इंपॉर्टेंट संधि है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी 1816 में, ठीक है। इस तरह की संधियां बहुत पूछे जाते हैं, आप इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। एग्जाम में बहुत टाइम ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं।
चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? देखो, टीपू सुल्तान की आखिरी युद्ध थी श्रीरंगपट्टनम में। यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी और इस तरीके से टीपू सुल्तान यहाँ पे मारा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे, है ना? तो देखो, झांसी था उसमें से एक प्रमुख देश की तीनों में दिया गया है, और इसके अलावा नागपुर था और सतारा था। ठीक है, तो ये जो प्रमुख राज्य, देखो यहाँ पर त्रावणकोर को नहीं लिया जाएगा, भावनगर को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो ठगी प्रथा की शुरुआत किसने, उन्मूलन किसने किया था, उसको खत्म किसने किया था? तो ये आंसर आपको करना है कि ठगी प्रथा के खत्म किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्मूलन करने का मतलब कि उस चीज को खत्म करना होता है। ठीक है, तो इसको खत्म करने का काम जो किया था लॉर्ड बेंटिंग ने किया था, ठगी प्रथा को खत्म कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी सवाल है, और उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा। वोडेयार के शासक थे, वोडेयार कहाँ के शासक थे? ठीक है, तो मैसूर का जो रियासत थी ना, मैसूर रियासत, वहां के शासक का नाम वोडेयार था। और इस तरीके से आपने कुल 20 प्रश्न सॉल्व कर लिए यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए होगा, और फाइनली अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।